खुद आप ही के तरफ से जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है कुरैशी साहब, महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये बात कही कि पॉलिटिकल विल दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन यूएई में जाकर उन्होंने ये बात भी कही कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात करें तो अच्छा है, इस मामले को अगर सुलझाए तो अच्छा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर ज्यादा संजीदा है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अभी उनके एजेंडा पे नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप देखें कि वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, फिर वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मजबूरी होती है सियासतदानों की कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमेशा वोट फैक्टर देखना होता है, उनमें रिलीजन, जाति पाति, ये सब चीजें जो है उनके लिए मैटर करती है। लेकिन अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो उसके लिए जो है जितना जरूरी रिलीजन है उससे ज्यादा जरूरी उसके लिए रोटी है, और दीन दुनिया दोनों साथ में चलती हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हम जो अपने मसलों को भूलकर, जो कि 70-80 सालों से अगर नहीं हो पाए। कश्मीर का मुद्दा मेरे को लगता है पार्टीशन का मुद्दा है ये। जैसे पार्टीशन एक गलत सोच का नतीजा था, और पार्टीशन एक तरीके से हो सकता था, अच्छे तरीके से हम लोग एज अ फेडरेशन साथ में रह सकते थे, या पार्टीशन अगर होता भी तो एक ऐसे रजामंदी के साथ होता, बिना खून खराबे के होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कश्मीर भी उसी का एक हिस्सा है, उसी वो अनसुलझी प्रॉब्लम का, जो कि अंग्रेज हमको विरासत में दे गए। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अमित, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा, जब भी कोई तहरीक चलेगी और एक अलग वतन बनेगा तो खून खराबा तो होगा, सुकून से तो नहीं हो सकता। अगर सुकून से मसला हल हो जाए, ये कहीं नहीं लिखा है कि खून खराबा होना जरूरी है। मतलब अगर भारत की जो सोच है, अब आप देख लें नरेंद्र मोदी साहब की क्या सोच है, आपके जो प्रधानमंत्री, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो मसला कश्मीर पे बात नहीं करे। आप लोगों ने कश्मीर पर जैसा कब्जा किया, मतलब ये कश्मीरी जो एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है, अगर आप इजाजत दें जरा उनका कमेंट चालू राजा साहब का। राजा साहब, कश्मीर के हवाले से इनके पार्लियामेंट में जो कुछ हो चुका है आपके सामने है, तो मतलब वहां पे इनके साथ खून खराबे के बगैर पाकिस्तान बन सकता था? मतलब अगर इतनी अच्छी सोच होती, वही सोच लेके चल रहे हैं ना आप लोग। 7 दहाइयां हो गई, 7 डेकेड्स हो गए, लेकिन सोच में तब्दीली नहीं है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि और एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहे हैं, और वो सोच इस तरह की होती जा रही है कि मुसलमानों से नफरत करके या मुसलमानों के बारे में बातें करके वोट मीडिएटर के किरदार की पेशकश करना, ये इट्सेल्फ इस बात का सबूत है कि तमाम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में आप लोग कितना जुल्म कर रहे हैं, और भारत तमाम हदें पार कर रहा है। क्योंकि अब ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आपका मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आ चुकी हैं कि तमाम जो खबरें हैं, जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो वहाँ पर हो रहा है, अब वो लोगों से ढका छुपा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आप तमाम लोग जो इंडिया में समझ बूझ रखते हैं, आप लोग उस जुल्म पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग क्यों खामोश हैं? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज, आपसे सवाल मैंने पूछा अमित साहब, आप जवाब दीजिए। जब मुझे बताया गया था कि ये प्रोग्राम भारत और इंडिया के बीच जो ट्रेड बहाली को लेकर है, तो मैंने इसके लिए हामी भरी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि इसमें आप सिर्फ भारत के खिलाफ गलत जहर बोलने वाले हैं और सारी झूठी मनगढ़ंत बातें बोलने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं लेता। पाकिस्तान बहुत ऑब्सेस्ड है इंडिया से, और पाकिस्तान को अपनी मनगढ़ंत तो कोई भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को पहले अपने बलूचिस्तान को देखना चाहिए, जो शियाओं की हत्याएं हो रही है पाकिस्तान में, वो देखना चाहिए। जो कश्मीर का हिस्सा हड़प कर बैठे हैं, वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि 80 साल होने को आ रहे हैं, आप इलेक्शन करवा लें और आप देख लें कि कहां आप रेफरेंडम करवा लें। अगर यूएई अगर आपसे 38 अरब डॉलर लेना चाहता है या 1 अरब डॉलर लेना चाहता है, इसलिए वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया के साथ वापस से बात करना शुरू करें। और रही आप सारी एक ही, आपका सारा मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है अमित? आपका मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है? आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। मैं ये हैरान हूँ, आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। बात करें आप मुझसे किसी मुल्ला मौलवी की तरह बात मत करें जो कि ना पढ़ा लिखा हुआ है। और ये नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है मैं हकीकत बयान करूं। मैंने एक भी गलत शब्द अभी तक नहीं कहा है। अच्छा अमित, आपने कहा, एक मिनट ठहरिए, आपने कहा तिजारत पे आप बात करना चाह रहे थे। एक मिनट, तिजारत, अच्छा सुनिएगा, आप तिजारत पे बात करना चाह रहे थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात अमित, सिर्फ मुझे 1 सेकंड दीजिएगा अमित, मैं आपको सुनूंगी। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है माइक बंद करने का, हम भारत के मेहमान का माइक नहीं बंद करते हैं, पूरा मौक़िफ़ सुनते हैं, मेहमान को इज्जत देते हैं। आप मेरी छोटी सी बात सुनिएगा और कुछ नहीं। अमित, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा। नफरत नहीं खत्म करेगा, अपने आतंकवाद नहीं खत्म करेगा, कोई चीज नहीं सुधर सकती। अच्छा मेरी छोटी सी बात सुनिएगा, हमारे यहाँ माइक बंद करने का रिवाज नहीं है, हम भारत के मेहमानों को माइक नहीं बंद करते, हम सवाल का जवाब सुनने का हौसला रखते हैं। 1 मिनट, मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर ज्यादा लोग जो है रमजान रखे हुए रोजे कर रहे हैं, कहीं ज्यादा करोड़ लोग यहाँ पर, और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और वो अपने मजहब को ज्यादा अच्छे से करते हैं। मैंने देखा है वहाँ वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान, बदकिस्मती से बड़ी। और हम बारे में इल्म होता है,
हमें इस्लाम के बारे में वहाँ कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी है, बुद्धिज्म के बारे में भी है, लेकिन वहाँ सिर्फ हमने देखा दकियानूसी के अलावा कुछ है नहीं। रिलीजन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और हर चीज में सिर्फ जहर घोला जाता है। ये क्या तरीका है? ये किस तरह का इस्लाम आप लोगों को सिखाएंगे? हामिद खान साहब, आप कुछ कहना किसी को ही मिटाना चाहते हैं, आप अपने वजूद को मिटाना चाहते हैं। मैं आपको मैं बताऊं, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं वहां पर जिस इंडिया की ये बात कर रहे हैं वहां पर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो तो तीसरे दर्जे की गुलाम कौमों के साथ भी नहीं किया जाता। अमित, आप पता नहीं किस इंडिया की या किस भारत की बात कर रहे हैं। वो भारत जिसमें मुसलमानों के गांव जबरदस्ती हिंदू बनाए जा रहे हैं, वो भारत जिसमें चर्च जलाए जा रहे हैं, केरला में चर्च जलाए गए, वो भारत जिसके अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो भारत जिसमें सिखों के साथ पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ है, हजारों सिख किसान धरना दिए बैठे हैं, हजारों सिख किसान अपनी जान दे चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया तो खत्म हो चुका। सेकुलर इंडिया जब से मोदी सरकार आई, आरएसएस की गवर्नमेंट आई है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, ये आरएसएस की राष्ट्रीय सेवक संघ की गवर्नमेंट है। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व रह गया है और एक रेसिस्ट कंट्री बन के रह गया है। सेकुलर मुल्क तो भारत रहा ही नहीं, जिसमें ना सिख महफूज, ना ईसाई महफूज, बैठा हुआ हूं कि आपको लगता है कि भारत सेकुलर मुल्क नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं कि आपको लगता है भारत मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं आपके चैनल, मैं खुद भारत गया हूं, मैंने दिल्ली में जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरे बगल में घर एक अमित, मैं खुद दिल्ली गया हूं, मैंने जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरा दिल फूल के आंसू रोया। ठीक है, ये तो कोविड की वजह से मेरा मिलना जुलना बंद है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खुद भारत के अंदर जो मुसलमानों की हालत देखी अपनी आंखों से। आपने कौन सा व्रत रखा हिंदुओं का? हमने रोजे रखे हैं, आपने क्या किया है? आप मुझे सेकुलरिज्म की शिक्षा दे रहे हैं, आप मुझे बताइए आपने क्या? हमारे आपको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ बैसाखी भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ मजहबी आजादी आपसे बहुत ज्यादा है। आज वो कंट्री अपने पुराने मसलों को भूल के आपका प्रॉब्लम ये है। हामिद साहब, एक मिनट, हामिद साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा। अमित, अरे वन बाय वन बोले, बारी बारी बोले, सर किसी की बात समझ नहीं है। अमित, मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपने भी खुद जिक्र किया, आप मजहब को दरमियान में लेकर आए, आपने बात की, मुझे बता दीजिएगा जब कोरोना आया था, अभी कोरोना का भी आपने जिक्र किया, तो कोरोना आने पर आप लोगों ने क्या किया था मुसलमानों के साथ? क्योंकि जो मजहबी तकरीबात थी, आपने कहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, मतलब इन्होंने पाबंदी लगा दी इज्तिमात पर। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कहा मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, पहले लव जिहाद का इल्जाम लगाया मुसलमानों पर। आप आपके मुगालते अपने पास रखें। अगर आपको दानिशमंदी की बात करनी है वो जलसे में कोरोना नहीं फैलाएंगे। मुसलमानों के इज्तिमात होंगे, कुछ मुसलमान इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैला रहे हैं। मतलब लव जिहाद भी आप लोगों ने टर्म निकाली थी, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं कि वो कहां से निकाली थी आपने। जो कभी सच नहीं होने वाले, ऐसी सोच सिर्फ एक छोटी सोच वाला ही सोच सकता है। मीडिया है जो सब कुछ कहता रहा है। बीबीसी पे ना आर्टिकल छपे हुए जाके पढ़ लें। मुसलमान तबलीगियों की वजह से फैला, सब कुछ उसकी वजह से यूएई की बात करना चाहते हैं कि क्यों यूएई जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आना चाहता है, तो मैं आपको इसमें यूएई का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूं। यूएई की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ और अरब कंट्रीज के बीच में उन्होंने समझौते कराए। ठीक है, यूएई सऊदी अरब के साथ चलता है, अब वो ईरान के साथ भी अपने संबंध बेहतर कर रहा है, इसलिए यमन से भी पीछे हट गया। यूएई की नजर अभी अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की है, वो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। यूएई चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए, और अफगानिस्तान में अमन आने के लिए खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ साहब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को चुनना होगा, चीन और इंडिया को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो अफगानिस्तान में शांति नहीं आ सकती। तो अगर हम बात करें पहले पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर कैसे आएगा वहां पे अमन? आप लोग आने देंगे तो आएगा ना? आपने तो हर जगह पे काम शुरू किया हुआ है और बाद में आप दूसरों को कहते हैं कि दूसरे आतंकवादी। मसला ये है अफगानिस्तान में आपके 14 कॉन्सुलेट हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह 14 कॉन्सुलेट होते हैं? खुदा रहा आप खुद सोचें, आपका वहाँ जो इतने इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद लाना है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट भेजना है। आपके टेररिस्ट कॉन्सुलेट्स में जाके ये क्या करते हैं कि अजित डोभाल साहब जो है खुद जाके मीटिंग्स करते हैं, साजिशें करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। एग्जैक्टली मतलब काबुल को इन्होंने अपना प्रॉक्सी वॉर के लिए हेड ऑफिस बनाया हुआ है। ये किस तरह की बात करते हैं? अफगानिस्तान के अंदर तो इनका किरदार जो है वो बड़ा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम तो अमेरिका आज अगर अफगानिस्तान से निकल रहा है तो हमारी वजह से।
अरे आप मेरी बात सुनिए अमित, पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को निकाला है अफगानिस्तान के मसले से, उसके बाद ही अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता निकला है। अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता भी भारत के साजिशी और नजरिए की वजह से नहीं निकलता। कुछ नहीं किया है, सिर्फ आतंकवाद और दहशतगर्द पैदा किया। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में 14 कॉन्सुलेट क्यों रखता है? मेरे आप इस सवाल का जवाब दें। इसलिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद करे, इसलिए कि पाकिस्तान में आप दहशतगर्द भेजें? ऐसे नहीं चलेगा, ना ही ऐसे हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द भेजेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। हम अफगानिस्तान में आपको अपने अड्डे नहीं बनाने देंगे। हम अफगानिस्तान में अमन लाएंगे। आप अफगानिस्तान में जंग लाना चाहते हैं, आप खाना जंगी करना चाहते हैं वहां, और आपकी खाना जंगी हम नहीं करने देंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ खित्ते के ममालिक से है। भारत का अफगानिस्तान के मसले से कोई ताल्लुक नहीं, मां सिवाय इसके कि पाकिस्तान के लिए वो प्रॉक्सी यूज करता है। अफगानिस्तान में आपके 14 कॉन्सुलेट दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं कि पाकिस्तान में आएं और आतंकवाद करें, और हमने अब वहां पर बाड़ लगा दी, हमने आपके रास्ते बंद कर दिए। इसलिए भारत जो है वो पूरी दुनिया में चीख रहा है कि जी अफगानिस्तान से मुझे क्यों निकाल दिया गया है, अफगानिस्तान की बातचीत से मुझे क्यों निकाल दिया गया है। ये हकीकत सबके सामने है। ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तान की वजह से आज हम अफगानिस्तान से निकल सकते हैं। आपको शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के वो स्टेटमेंट नहीं याद, और ये जो बाइडेन है इनको भी ये पता है। इन्होंने भी इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान का किरदार जो है, जो रोल है अफगानिस्तान में, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव है। आप समझें ये बात। आप अगर 14 कॉन्सुलेट रखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करने के लिए, प्रॉक्सी जंग करने के लिए, तो पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही तो वो बात है कि जब हम अमन की बात करते हैं, आप एक तरफ से अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार करें, एक तरफ से कश्मीर में आप जुल्म करें, और मशरकी बॉर्डर्स पर आप किसानों के साथ जुल्म करें, यानी पाकिस्तान के तीनों तरफ आप जुल्म के बाजार गर्म करें, और आप समझें कि पाकिस्तान चुप रहेगा। ऐसा नामुमकिन है अमित, ऐसा नामुमकिन है। अमित के लिए पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अभी आपका जो है पिछले कुछ सालों में जो है आपका इंपोर्ट बढ़ गया है कपड़ों का। आपका जितना भी इंपोर्ट है वो ज्यादा हो गया है। इंडिया का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का इंपोर्ट उतना नहीं रहा अमेरिका को जितना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ज्यादा हो गया है इंपोर्ट कपड़ों का। 60% आपका जो है इंपोर्ट है जो यूएस को जाता है वो कपड़ों का होता है, लेकिन वो रेडीमेड कपड़ों का होता है। उसके लिए आपको कॉटन इंडिया से चाहिए, और 60% कॉटन आप इंडिया से लेते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं, या आपको वो चाइना से खरीदना है कॉटन, या जहां से भी खरीदना है। अब चीनी, थाईलैंड और ब्राजील से खरीद रहे हैं ज्यादा दाम। आप हमें तजारत के बदले के टमाटर हो या चीनी हो, जो भी कुछ चाहते हैं, तो हम महंगे दामों पर बिक रहा है, इसका आपको इल्म शायद नहीं है। हाँ, हम तो खजूर के बिना अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप शायद टमाटर के बिना, चाय के बिना, चीनी के बिना शायद गुजारा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान की डिपेंडेंसी ज्यादा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड नहीं है, इसलिए इंडिया ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी इंडिया पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये आपको गलतफहमी है, ये आपको गलत फिगर दिए जाते हैं। पहले प्रॉब्लम ये है कि आपको फिगर ही गलत दिए जाते हैं। पाकिस्तान की कोई डिपेंडेंसी इंडिया पे नहीं है। अगर डिपेंडेंसी होती तो पिछले 2 साल में जब तजारत खत्म हो गई थी तो पाकिस्तान तो पता नहीं क्या करता। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट और कॉटन कहां से ली अगर पिछले 2 साल से तजारत बंद थी तो। ठीक करें